अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने फ्यूज़ के बारे में हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो किसी का कोई क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट? नो सर। ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसमें बैलेंस ही नहीं है, आपने कहाँ से करवा? जी, अच्छा, आवाज़ आपकी। सोहेल बाद में बैलेंस करवा लेना। इसमें कोई भी क्वेश्चन यानी पिछले उसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है? क्विज हो गया था, क्विज वगैरह अपलोड हो गया था, ओके है? क्विज से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? सॉरी वो जी सर सर। मेरा माइक ऑन था। नहीं हुआ था सर अपलोड। ठीक है, जिनका अपलोड नहीं हो सर सका एक पर्सनल बात है कि टाइम बहुत थोड़ा था। इसीलिए थोड़ा था ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट ना करो। नहीं क्यों डिस्ट्रीब्यूट इतनी लंबी बाद थी में और बात उसके ठीक बाद है। जब अपलोड का आप टाइम आया तो पेपर अगर एक यानी बच्चा कि भी छोटा बना लेते हैं। एक बच्चा भी अगर कर सकता है ना टाइम उस टाइम में, तो यानी अगर एक स्टूडेंट भी उस टाइम में अगर कर सकता है तो वो इसका मतलब है बाकी सब भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, नहीं नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, किया हमने टाइम पे इन टाइम किया, यानी कि कहना ये चाह रहा था जैसे आपने स्लॉट बना के बताया कि इतना टाइम है, सर वो आप पहले बता देते उसके ना कि ऊपर आप स्लॉट एक गायब हो जाएगी डेडलाइन। तो हम उस हिसाब हाँ से वो पहले ही कर देते एक अपलोड। काम आप वो थोड़ा हम सा अवेयर तस्वीरें पहले खींच कर के देते रखते ना। पहले। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप बस ये जब डेडलाइन को फॉलो करना है ना, उसके ऊपर लिखा हो कि आपने टाइम को फॉलो करना है, तो टाइम को फॉलो करने का मतलब टाइम को फॉलो करना होता है, वो बताने 5 की मिनट के ज़रूरत अंदर हो कर ना हो। आपके पास मैंने जल्दी आपको दिए थे जल्दी में तकरीबन 10 मिनट तो अपलोडिंग पे जाते हैं। ऑन एवरेज मैंने 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिए थे कि 10 मिनट्स में आपने तस्वीर खींच के पीडीएफ बना सकते हैं और अपलोड कर दें। ठीक है, 10 मिनट्स हाँ जी एक्स्ट्रा इसलिए दिए थे, और उसके अलावा 5 मिनट मैंने इसलिए दिए थे कि 5 मिनट में अगर किसी को नेट कलेक्शन स्लो है और फिर भी अपलोड नहीं होता तो चलो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स में अपलोड कर दें। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखते हुए दी थी, वरना मैंने टाइम उसका 30 मिनट्स रखा था। और टाइम को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये चीज़ तो हमें सबसे पहले किसी भी क्विज में, फाइनल में आपने देखा होगा, फिजिकल में भी आपको 1 मिनट भी ऊपर नहीं देते। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे ही आपको मिलते हैं। अगर 2 घंटे का पेपर है 2 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इन एनी केस अगर लेट स्टार्ट हुआ है तो फिर भी लेट, मतलब उतना ही लेट जाएगा जितनी लेट वो पेपर स्टार्ट हुआ है। तो इसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस है तो ना। लेकिन वो उसमें वो टॉलरेंस फिर इस तरह भी है ना कि वो अपलोडिंग वगैरह का भी काम थोड़ा बहुत वो जी, अपलोडिंग के लिए वो 10 भी आ मिनट्स जाते दिए हैं ना, अपलोडिंग के लिए 10 मिनट्स वो दिए थे। ठीक, लेकिन वो स्लॉट जो गायब होने का था वो तो आप बताते थे कि ये गायब हो जानी है, थोड़ा बहुत हम चले। मैंने एक इस क्वेश्चन सेमेस्टर में किया पहले था कहा था लड़कों ने ना, वो। मैंने इस सेमेस्टर में पहले हाँ कहा जी था कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। इसके अलावा जो हमने फर्स्ट क्विज दिया था उसको भी मैंने दिया, ओपन किया था सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आप लोग कह रहे थे कि वो हमें तो फर्स्ट मेरा टाइम तो था। वैसे ही रह गया वो तो। हाँ, तो वो मसला ही है ना, टाइम को फॉलो करने की आदत ही नहीं है हमें, एज अ नेशन भी आदत नहीं है। नहीं वो हमारी टाइम पे शादियां देख किया, लो, वो सबमिट किया, बाद में हुआ ही हमारी नहीं। शादियां आप देख लो, हमारी क्लासेस में आना देख लो, हमें क्विजेज सॉल्व करना, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक हमें एज अ नेशन ही टाइम पे आने की आदत नहीं है, हम टाइम को बहुत नॉन सीरियस लेते हैं। तो ये चीज़ें इस दफ़ा से वाकई रेक्टिफाई हो सर जी। जाएंगी। हाँ, तो सही बात कह रहा हूँ, आप एज अ नेशन देख लो, हम टाइम का जितना गलत यूज़ हम लोग करते हैं एज अ नेशन, मेरा नहीं ख्याल कोई और नेशन इतना गलत यूज़ करती है टाइम को। तो हम लोग तो इस मामले में सारी खैर हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। और टाइम को आइंदा भी आपने देख लिया होगा कि कोई एक्स्ट्रा फेवर है ही नहीं। आप अगर नहीं अपलोड कर सके तो यानी इसमें असल में प्रॉब्लम ये है, अगर आप अपलोड कर भी दोगे कंसिडर नहीं होगा। जो लेट हैं जितने भी हैं वो ज़ीरो मार्क ही होंगी अगर आप उसको सबमिट करवा भी दें, तो बेहतर है कि ना ही सबमिट करवाएं, उसका कोई ऐसा सर फ़ायदा नहीं है। फिर ये हल हो सकता है ना कि कंपनसेट करने के लिए आप फिर क्विज जितने ज्यादा ले लें कि वो फिर ये कर सकते हैं आप, ये सर आप होगा, क्विज दोबारा ले लें फिर। ये होगा यानी कि कि क्विज आप, ज्यादा कर लेना आप। नहीं ये हो सकता है कंपनसेट करने के लिए कि आप आइंदा कोई क्विज ना छोड़ो और उनमें सारे अच्छे मार्क्स ले लो, उन्हें फुल मार्क्स ले लो, तो ये आप कंपनसेट इसको कर सकते हो। मैं कैसे कंपनसेट करूँगा? तो आप कंपनसेट करोगे ना अच्छे नंबर लेके, आप मिड में उतने अच्छे मार्क्स ले लो, क्विज 2 मार्क्स का है वो 2 मार्क्स कहीं और कवर कर लो, फाइनल में चले अच्छे मार्क्स ले लें।
ये हो सकता है कि आप उसको यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये हो सकता है क्विज़ेस ज़्यादा होंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4, ये बात की बात है। मेन चीज़ है आपने क्विज़ देना है और विद इन टाइम सबमिट करवाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्योंकि हमने ये चीज़ नोट की है बहुत कम अच्छे ज्यादा तरीके हो से। वो एक अलग बात है, विद इन टाइम हो जाए। विद इन टाइम होना चाहिए, कम ज्यादा का नहीं, वो तो आप पे है ना, आपने जितनी मेहनत एफर्ट की है वो तो क्विज है, लेकिन क्विज मार्क विद इन, जैसे 10 मिनट्स हैं क्लास में, आपने 10 मिनट्स में जो जितना क्विज कर लेगा उसको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। और सेकंड जो मिड और फाइनल में आपने देखा है, हमने जो नोट किया ना, मिड और फाइनल में 100% स्टूडेंट टाइम पे सबमिट करवा देते हैं, कोई एक दो का प्रॉब्लम होता है वो भी बहुत यानी रेयर। और अटेंडेंस, जबकि क्विज और असाइनमेंट्स में कोई स्टूडेंट टाइम पे सबमिट नहीं कराता। ये हमारे तकरीबन 70-80% स्टूडेंट्स ना क्विज टाइम पे सबमिट करवाते थे ना असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करवाते थे। तो जबकि मिड और फाइनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी का नेट का, सबमिशन 100% होती है, बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए कोई स्टूडेंट, लेकिन सबमिशन 100% होती है। जबकि असाइनमेंट और क्विज में तो याद ही स्टूडेंट्स को एंड पे आता है सेमेस्टर में। तो ये चीज़ हमने नोट की थी, जिसकी वजह से ये सख्ती से कर लिया कि उसी के ऊपर मार्किंग होगी और आपको बाकायदा मार्क्स आपके बता दिए जाएंगे कि फर्स्ट क्विज में इतने आपकी एवरेज इतनी बन रही है और असाइनमेंट उतने ही आपके नंबर यानी पोर्टल पे लगेंगे। तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे लिए भी नहीं होगा, इजी हो जाएगा। नहीं तो अब मेरा फर्स्ट क्विज कंसीडर नहीं किया जा सकता किसी नहीं तरीके बिल्कुल से। भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं सेकंड भी नहीं, अगर आप लोगों ने सबमिट नहीं करवाया किसी का वो consider वो मैंने सेकंड तो कर दिया विद इन टाइम, क्या हो गया आपको? जो सेकंड अटेम्प्ट है वो तो हो जाएगी, लेकिन अगर सेकंड भी नहीं हुई तो फिर नहीं होगा किसी भी सूरत। नहीं नहीं, वो तो मेरा विद इन टाइम है। मैं ये कह रहा हूँ जो फर्स्ट क्विज था वो मैंने अटेम्प्ट किया था जब उसका इंटरनेट एरर आप कह रहे थे ना आ रहा था, तब वो सबमिट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने मार्क पढ़ने चला गया, आपने दोबारा वो दे दिया तो वो उतनी देर में फिर ऑफ हो गया वो। हाँ ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, जो हो गया वो हो तो गया। आगे की तरफ देखें। चलें ठीक, चलें ठीक है, डिजायरेबल चलें आगे करेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड देखते हैं। हाँ जी, डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हमारे फ्यूज एलिमेंट्स के क्या क्या हैं, हमें ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए। तो उसमें से जो आम तौर पे यानी हमें सबसे हाई जो हमें यानी इसमें हिसाब लगा लेंगे, लो टू हाई, हाई टू लो है ये। सबसे हाई हमारा जो कंसिडरेशन होती है दैट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट? बेसिकली कि एक सर्टेन लिमिट से ऊपर वो बहुत जल्दी फ्यूज बर्न आउट हो जाए। अगर जल्दी बर्न आउट होगा इसका मतलब है कट ऑफ, जैसे फॉल्ट करंट आएगा तो फॉल्ट करंट की वजह से वो जल्दी बर्न आउट हो जाएगा, जैसे टिन और लेड है। तो इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। हमें कंडक्टिविटी हाई चाहिए, हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए मटेरियल में। तो हाई कंडक्टिव मटेरियल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये बहुत हाई कंडक्टिव है, ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है और मैक्सिमम कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी होती है बेसिकली कि आपकी एबिलिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी मेटल की, ये एबिलिटी कि वो करंट को पास करे, करंट को अलाउ करे कि अपने अंदर से फ्लो करना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जितनी आसानी होगी, जितना आसानी से करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उतनी हाई कंडक्टिविटी होगी। फ्री फ्रॉम डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वो जो जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, वो हमें चाहिए। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो ये आपका, भी प्योर कॉपर नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। क्या चीज़ भला? फ्यूज एलिमेंट सर आपका नेट का मसला जी आ रहा है सर, शायद। जी सर, इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है वो प्योर कॉपर की तो नहीं होती है? नहीं, वो जो लाइन फ्यूज एलिमेंट यूज होता है ना, फ्यूज एलिमेंट उसे कहते हैं कि जो हमें हाँ जी, हाँ इनपुट टू जी। आउटपुट यूज होता है, ये फ्यूज एलिमेंट होता है। ये फ्यूज के अंदर जो भी ये यूज होती है ना तार, दैट इज कॉल्ड हाँ एज जी, फ्यूज एलिमेंट, totally उसी की बात made कर of रहे हैं। copper. अब हाँ देखो ना, हम नहीं यूज कर जी सकते जी। कॉपर। क्यों नहीं यूज कर सकते? कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। कॉपर का मेल्टिंग, हमें ये चारों चीजें चाहिए उसके ठीक हो अंदर। गया, हाँ। हमें अच्छा, मेल्टिंग कोई पॉइंट भी ऐसी लो चीज चाहिए चाहिए। जिसमें चार चीजें हों? हाँ, कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम फिर देखते हैं ना इसका हमने करना क्या है। हमें फिर ये भी बेस्ट ना हो कि पॉसिबल खराब देखते हो हैं। जाए, यानी ऑक्सीडेशन की वजह से। सिल्वर है, सिल्वर का लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता। हाई कंडक्टिविटी चाहिए हमें उसकी, यानी रेजिस्टेंस ना हो सही हो उसमें, गया। क्योंकि उसने सर्किट को भी तो कनेक्ट करना है ना नॉर्मल रेटेड करंट पे। तो उसने आपका इनपुट टू आउटपुट उसकी यानी लॉसेस कम से कम होने चाहिए। कम से कम लॉसेस के लिए आपकी कंडक्टिविटी हाई हो, ठीक है। डिटोरेशन का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राब, ये ना हो कि शुरू में कंडक्टिविटी हाई हो तो आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टिविटी लो होती जाए। वो डिटोरेशन की वजह से होगी। जैसे जैसे ख़राब होता जाएगा मटेरियल, वैसे वैसे इसकी लो होती जाएगी कंडक्टिविटी। कॉस्ट भी लो,
क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट करनी होती है। सर आपका माइक दूर है, आवाज कम आ रही है। सर आवाज आपकी बहुत कम माइक आ रही है। आपका दूर है सर। यस सर, जैसे बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, आवाज सुन रही सबको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये हेडफोन जी लगाया में तो माइक दूर है आपका। माइक हेडफोन दूर लगाया दूर है। फिर या माइक तो पास सर है। ये पहले आपकी आवाज सही आ रही थी। पहले आपकी आवाज ठीक है? क्लियर आई थी जब मैंने क्वेश्चन। एक मिनट। बाहर अब ठीक अपनी हुई है। हेडफोन अब सही करवा लो यार। मेरी हेड पे ठीक है, मेरी हेड किसी जी को अब आवाज सर, अब ठीक आ ठीक रही है। है? अब सही अब है। ठीक। सर जी अब सर ठीक अब आ रही सही है। आ रही ठीक है। है। ओके। परफेक्ट। तो फ्यूज एलिमेंट हमारे पास जो फ्यूज एलिमेंट में मटेरियल्स हैं, हम फिर कौन से यूज करेंगे जिसमें चारों ये क्वालिटीज मौजूद हों? ठीक है, देखें जैसे वो बता भी रहा है, लेड का लो मेल्टिंग पॉइंट है लेकिन उसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड इज लायबल टू ऑक्सीडेशन, वो ख़राब भी होने के उसके यानी होता है। हमारे पास जो एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो ख़राब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी उसमें हो सकता है। सिमिलरली कॉपर की कंडक्टिविटी हाई है लेकिन कॉस्ट एंड लो कॉस्ट, लेकिन बहुत तेज़ी से वो ख़राब होता है। कॉपर अगर हम यूज़ करें तो वो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कंडक्टिविटी उसकी लो होती जाएगी आफ्टर ऐसा ऐसा। तो देयरफॉर कंप्रोमाइज इज मेड इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। और कंप्रोमाइज का क्या मतलब है? हम मिक्सचर फिर यूज़ करते हैं, बजाय हम सिंगल किसी मटेरियल को यूज़ करने के हम मिक्सचर्स यूज़ करते हैं। और इस पर भी रिसर्च बाकायदा होती है कि हम कौन सा मटेरियल बेस्ट है इस मामले में। जैसे 10 एम्पियर्स तक होता है, 10 या अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, जैसे 37% लेड और 63% टिन। एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें 37% लेड हो और 63% टिन हो, उसके उस टाइप का मटेरियल हम यूज़ करेंगे 10 एम्पियर करंट्स तक के लिए, स्मॉल करंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद लार्ज करंट्स के लिए हम कॉपर और सिल्वर को हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद वो कहता है टिन, इट इज प्रैक्टिस टू टिन द कॉपर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। हम कॉपर को ऊपर एक लेयर लगा देते हैं टिन की। अब कॉपर की यहाँ पे प्रॉब्लम हमने ये देखी थी कि कॉपर की हाई कंडक्टिविटी और लो कॉस्ट है, यानी दोनों इसके अंदर मौजूद है, हाई कंडक्टिविटी भी लो कॉस्ट भी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का प्रॉब्लम है और उसकी जो डिटेरिएशन का प्रॉब्लम है। डिटेरिएशन की प्रॉब्लम भी हल होगी कि हमने उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी। जिंक इज गुड इज फ्यूज टाइम लैग। जिंक इसलिए, जिंक का प्रॉब्लम ये है कि वो उसका भी जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा हाई है और इतनी जल्दी ये मेल्ट नहीं होता। फिर हम जिंक को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम थोड़ा ऑपरेशन में यानी थोड़ा टाइम बर्दाश्त कर सकते हैं, डिले बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी सर्किट इंटरप्शन में जहाँ पे थोड़ा सा डिले रिक्वायर्ड हो या हम डिले अफोर्ड कर सकें, वहाँ पे हम जिंक की स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ओके, तो प्रेजेंट Yes, sir. ट्रेंड हमारी सिल्वर यूज करना है। फॉलोइंग रीजंस, हम सिल्वर ज्यादातर यूज कर रहे हैं, सिल्वर के कॉम्बिनेशन में हम मटेरियल यूज कर रहे हैं कि सिल्वर आमतौर पे सबसे महंगा इनमें, चूंकि जो प्योर सिल्वर है दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। हमारे यहाँ जो ये कहते हैं ना सिल्वर वाइंडिंग, सिल्वर वाइंडिंग का मतलब कलर की वजह से सिल्वर वाइंडिंग कहते हैं, वो असल में एल्यूमिनियम की वाइंडिंग होती है। हम कहते हैं ना कॉपर की वाइंडिंग ना हो, कॉपर की वाइंडिंग होनी चाहिए, सिल्वर वाइंडिंग ना हो। जो हमारी मोटर्स होती हैं, आप में से अगर किसी का है ये सर आपको पता हो, तो हम कहते हैं यार सिल्वर वाइंडिंग ना हो, कॉपर की वाइंडिंग हो जाए। तो उसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि ये वाला सिल्वर जिसकी हम चांदी की बात करें, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं ना होती। कॉपर असल में मजबूत भी ज्यादा है, चांदी उसके मुकाबले में नरम भी होती है, लेकिन सिल्वर वाइंडिंग का मतलब चांदी वाली वाइंडिंग नहीं है, क्योंकि चांदी तो कॉपर से भी महंगी है। ठीक है, तो चांदी तो कोई भी यूज नहीं करेगा Yes, sir. वाइंडिंग के लिए, ये इसमें एल्यूमिनियम को सर यूज जैसे करेंगे। आजकल गर्मी है, गर्मियों में हम जब एसी लेने जाते हैं नया, तो उसको भी कहते हैं कि यार हमें कॉपर वाइंडिंग चाहिए, सिल्वर वाइंडिंग नहीं चाहिए। हाँ, सिल्वर वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम, और मोटर में भी ऐसी है जितनी आपके घर में पंप्स लगे हुए हैं, जी, मोटर में भी ऐसी। तो वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग्स होती हैं सर बेसिकली। मेरी बात आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आफ्ताब आ रही है, क्लियर आ रही है? ठीक है। ठीक है, हमें सिल्वर को क्यों यूज करते हैं? हाई कॉस्ट की वजह से, लेकिन इट इज कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। फर्स्ट इसका है, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि महंगे भी इसीलिए होते हैं सोना और चांदी, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये खराब नहीं होता जब ड्राई एयर में यूज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर इज सो स्मॉल, नो क्रिटिकल फटीग अगर्स। अब ये इसका मतलब पता है आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर कि क्रिटिकल फटीग इससे नहीं होती, मतलब यानी कोई इस तरह के अचानक टूट जाना, कोई प्रॉब्लम हो जाना, वो यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिजिकली वो स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, इसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली ये है, अगर स्मॉल होगा
तो वो लंबे अरसे तक एक आपका जो करंट रेटेड करंट है उसको कैरी करने की, जो नॉमिनल करंट है उसको कैरी करने की सलाहियत रखता है। विद पैसेज ऑफ टाइम वो खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता क्या है? सर वो बेसिकली ये जिस तरह ये रेलवे ट्रैक्स की पटरियां होती हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, वो एक लोहे का एक्सपैंड के लिए वो गैप छोड़ते हैं इस तरह का, यानी कि वो ये चीज है कि जो आपकी क्या कहते हैं ये सारी ट्रांसमिशन लाइन है, इनमें सैग भी इसलिए रखा जाता है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाती है कि एक्सपेंशन हो, यानी गर्मियों में ज्यादा समर सीजन में तो ये टूटे ना, और सर्दियों में सुखड़े तो कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसको भी देखा जाए कि ये तब भी ना टूटे, उसकी एक असल ये में रेशो होती है कि कांस्टेंट रहता है ये। नहीं, असल में ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो एक्सपैंड होती है ना हीट के अगेंस्ट, ये हाँ जी, थर्मल एक्सपेंशन यही फिनोमिना है। हाँ जी, बस ये आप सही कह रहे हो। ये हाँ गैसेस और लिक्विड में सबसे ज्यादा, लेकिन सॉलिड पे इसका इफेक्ट कम होता है। सॉलिड पे होता है तो कम होता है। बहुत तो अगर हम वो पटरियों में, या आपने जी देखा होगा कि जब पुल पे चढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद आपकी गाड़ी यानी उसमें से आवाज आती है जैसे किसी छोटे से खड्डे में लग रही है बार बार, बाइक भी और गाड़ी भी, कि यानी वो गैप्स दिए होते हैं पुल के अंदर। तो यानी गैप्स आपको होते हैं। चलते हुए आवाज आ रही होती है बकायदा कि आपके टायर बकायदा किसी स्लॉट से छोटे छोटे गैप से टकरा रहे हैं। वो गैप्स इसलिए दिए होते हैं ताकि गर्मियों में जब एक्सपैंड करे उसके अंदर जो भी मटेरियल है तो उसकी वजह से पुल टूट ना जाए, ठीक है, तो उसके अंदर क्रैक्स ना आ जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो पुल टूट जाएगा, उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली मटेरियल मैटर की टेंडेंसी है कि अपनी शेप, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी चेंज कर ले टेम्परेचर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपकी थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। तो वो भी इसकी कम है, थर्मल एक्सपेंशन भी कम है। कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर बहुत हाई है इसकी। अगर कंडक्टिविटी हाई है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो रेटिंग है फ्यूज एलिमेंट की, अगर कंडक्टिविटी हाई होने का मकसद ये होता है कि आपके पास जितना एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा अगेंस्ट दैट वन हु हैज़ अ लो कंडक्टिविटी, उसमें अगर आपको इस तरह की मोटी तार चाहिए किसी करंट को कैरी करने के लिए, तो जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो उसमें आपको बारीक तार चाहिए होगी रिलेटिवली, समझ आई। ये लो कंडक्टिविटी वाले की है जिसमें आपको एक मोटी तार चाहिए, और हाई कंडक्टिविटी में आपको फिर वही काम एक स्मॉल भी कर रही होती है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है तो उसमें आपको मटेरियल कम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये भी इसका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? कंपैरेटिवली लो स्पेसिफिक हीट। जो सिल्वर फ्यूजिबल एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर टू वेपोराइजेशन क्विकर देन अदर फ्यूजिबल एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर आपने नॉर्मल करंट आपका चल रहा है, उसके बाद अचानक एबनॉर्मल करंट आ जाता है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से, जिसको हम चाह रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट लो, तो वो डिपेंड कर रहा होता है लो स्पेसिफिक हीट पे, ठीक है। और इसका मतलब है कि अगर आपका नॉर्मल करंट, अगर एक तार में से नॉर्मल करंट गुजर रहा है और अगर इसमें से अब्रप्ट चेंज आती है, फर्ज करें नॉर्मल वैल्यू से अगर ये अपना एबनॉर्मल वैल्यू पे जा रहा है और ये तेजी से पिघलने की सलाहियत रखता है, खत्म होने की सलाहियत रखता है, वेपोराइज होने की सलाहियत रखता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी रेजिस्टेंस जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस इसकी तेजी से इंक्रीज करती जाएगी, मे बी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। करंट इसमें जितना ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतने ही टाइम्स ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी। रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी तो मतलब ये है कि किसी चीज की रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब वो मेल्टिंग हो रही है ना। यानी आप देखोगे कितनी अच्छी क्वालिटी है कि लो करंट पे या नॉर्मल करंट पे, नॉर्मल रेटिंग करंट पे उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, लो है, लेकिन जैसे जैसे करंट हाई हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रही है इसका मतलब है कि आपकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत लो है, और स्पेसिफिक हीट लो होने की वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वो जल्द टूटने की इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो उतनी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन बहुत क्विक है। लो मेल्टिंग पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे उसका ताल्लुक आपकी लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिवली लो स्पेसिफिक हीट, नॉट रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब पता है वैसे क्या होता है? स्पेसिफिक हीट यस सर, मतलब कि सैंपल ऑफ सब्सटेंस को अगर हम हीट, अगर हम कहते हैं कि किसी सब्सटेंस की हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है,
तो हीट Find कैपेसिटी करनी जैसे है। वाटर है सैंपल सब्सटेंस की डिवाइड कर देते हैं उसी के मास के साथ, उसी सैंपल के मास के साथ। यानी ठीक, आप ये हाँ समझ जी, लो डेल्टा कि किसी भी हम ऐसे यूनिट्स में अगर बात करें तो वो तकरीबन जाउल पर केजी पर केल्विन होता है। मतलब इसका क्या है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है। अगर हम सिंगल की बात करें, जाउल पर केजी पर केल्विन का मतलब 1 जाउल, इसका मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, इसका मतलब ये, यानी इसको हम और तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 1 जाउल है, 1 केजी और 1 केल्विन है। कि 1 जाउल अगर हमें फर्ज करें, हाउ मेनी जाउल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 केजी ऑफ एनी सब्सटेंस substance against और 1 Kelvin Kelvin rise in increase temperature। हाँ जी, 1 Kelvin rise in temperature। यस सर। ठीक है, यानी अदर उस वर्ड में हम टेम्परेचर लिख इंक्रीज देंगे करने की वजह से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है energy required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 One Kelvin। Kelvin। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट। यस सर तो ये हम इसलिए हम स्पेसिफिक हीट में लेते हैं, तो वो भी इसकी लो है। तो लो होगी तो उतना ही बेहतर है, उतनी जल्दी वो, उतने टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो कर रहा होगा, यानी जल्दी से मेल्ट हो रहा होगा। तो फास्टर एट हाई करंट्स पे उसका ऑपरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये रेडिली आयोनाइजेशन का प्रोसेस, वो आर्क फॉर्मेशन उसका शॉर्ट है, शॉर्ट करंट क्विकली इंटरप्टेड, इसका ताल्लुक भी सर इसी के इसका साथ। ये जो लास्ट वाला पढ़ा है हमने हम्म। लो स्पेसिफिक हीट हो तो वो लेट हमारा होगा यानी ये नहीं, जो लो स्पेसिफिक हीट होगी फ्यूज है तो फ्यूज डिफ्यूज एलिमेंट में जैसे ही हाई करंट लो आएगा तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये है कि हीट उसी के अक्रॉस, देखो एक चीज है, ये है, मैं कहता हूँ इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। कंडक्टिविटी हाई का मतलब है इसके क्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या है बताओ? इसका कम जीरो है, जीरो है। हाई हाई कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मैक्सिमम हम कम कह देते हैं रेजिस्टेंस है ना रेजिस्टेंस कम हाई नहीं है रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस है जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस हाँ कम होगी हाई है, कम उतनी रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी हाई होगी। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ज्यादा हो गया। हाँ जी, अब मैं नहीं कहता हूँ समझ आ रही। कि तो सुनोगे तो समझ आएगी, सुन तो लो। मैं सुन कहता रहा हूँ हूँ सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझने की। ये आपके पास मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। हाई कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्शन, उसकी जो रेट ऑफ कंडक्शन है बहुत हाई है, मतलब कि जितना आपने करंट भेजा है वो खुद उसको जाया नहीं कर रहा। ठीक है, आप पानी डालते हो ना एक जग से मटेरियल के अंदर उसकी नहीं अपनी जाएगा। कम है रेजिस्टेंस यस हाँ, उसकी अपनी रेजिस्टेंस, मैं कहूँगा इन्फिनिट कंडक्टिविटी है, मतलब जितना करंट 10 एम्पेयर आप भेज रहे हैं उतना 10 एम्पेयर इसमें से पास होके मिल रहा है, इसके ये क्रॉस सर अपना ड्रॉप तो हो गया। रेजिस्टेंस जीरो है इसका मतलब रजिस्टर नेगेबल है। ठीक है, ये तो सर अगर इसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाए, कंडक्टिविटी सॉरी कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस हाई हो जाए, जी। कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, तो ड्रॉप इसके अगेंस्ट होना शुरू हो जाएगा। और इतना अगर हाई मटेरियल के ड्रॉप हो क्रॉस जाए, ड्रॉप होने लग जाएगा कि ये 10 का 10 एम्पेयर ही अगर इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाए, तो हमने तो ये डिजाइन किया हुआ था 2 एम्पेयर के लिए नॉर्मल करंट में। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी। तो अगर रेजिस्टेंस इसकी हो जाएगी तो इसमें अगर एबिलिटी हो तो इसको फ्यूज हो जाना चाहिए, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर लो हो तो इसको फ्यूज हो जाना चाहिए ना। वो उन्हीं का हाँ होगा जी, जिनकी यस सर स्पेसिफिक हीट लो है, जिनमें अच्छा ठीक हो गया वो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा लो होगा। मेल्टिंग जिनकी पॉइंट लो लो होगा तो स्पेसिफिक वो हीट फ्यूज कर होगी, वो उतनी ही, जितना ज्यादा करंट उसके अंदर पास हो रहा होगा उतनी ही कम, यानी उसको उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, उतना ही कम टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको मेल्ट होने के लिए। कम टाइम क्योंकि रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा बढ़ गई ना, रेजिस्टेंस बढ़ फ्यूज गई, को उसने करंट आगे खत्म जाने नहीं होने। दिया, करंट सादे के सादा उसके अगेंस्ट डिसिपेट हुआ। अब ये एक ही मटेरियल के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप नॉर्मल करंट के लिए उसे डिजाइन किया, फर्ज करें ये देखिए ना, अब ये पूरा डिजाइन प्रॉब्लम है कि आपने उसको एक बारीक सी तार ली है, ये हमने बारीक तार इसलिए लिया क्योंकि हमने कहा जी नॉर्मल इसमें से 2 एम्पेयर गुजरने, ठीक है नॉर्मल उसमें। जी सर। अगर इसमें से 5 एम्पेयर गुजरेंगे जो उसके डबल से भी ज्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ जाए
अगर इसके अंदर क्वालिटी हो कि उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ जाए इसकी, तो इसका मतलब है 5 एम्पियर इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे। 5 एम्पियर जब इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, तो इसका जो हीट है वो इसमें हीटिंग यानी हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, इस मटेरियल के अंदर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये बर्न आउट हो जाएगा। ऐसे ही होता ना। तो जितना यस सर। ज्यादा इसके अंदर आएगा उतनी इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, उतनी ही जल्दी ये मेल्ट होगा और उतना ही फास्ट इसका ऑपरेशन होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी लो स्पेसिफिक हीट पे, जो हम अभी बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को यानी हीट जो असल में रिक्वायर्ड है, किसी भी चीज़ के लिए हीट रिक्वायर्ड हो उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 kg बाय 1 केल्विन, यानी हम 1 किलो का सिल्वर लें, 1 किलो सिल्वर लें और उसके टेम्परेचर को हमने 1 केल्विन तक लेके जाना है, उसके लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज बेसिकली इसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये चीज डिपेंड स्पेसिफिक हीट पे कर रही होती है। ठीक है जी? जी सर। ओके यस सर। इसके साथ और इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी? करंट रेटिंग। करंट रेटिंग वो जो नॉर्मल करंट उसको यानी नॉमिनल करंट उसको कैरी कर सकता है, जिस पे वो ना नॉमिनल करंट जिसके लिए उसे डिजाइन किया हुआ है, तो डिजाइन किया हो जिस पे वो ओवर हीट ना हो, मेल्ट ना हो। ठीक है। और फिर फ्यूजिंग करंट वो होता है जिस पे वो मेल्ट हो जाए। फ्यूजिंग करंट का मतलब है मेल्ट तो हो, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है दैट इज मिनिमम करंट। मतलब कि अगर 2 एम्पेयर के लिए डिजाइन किया है तो 5 एम्पेयर पे मेल्ट हो रहा है, 4.8 पे 4.5 पे वो मेल्ट नहीं होगा, तो 5 एम्पेयर फ्यूजिंग करंट होगा, बिकॉज दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। डेफिनेटली वो 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर 20 एम्पेयर पे भी मेल्ट होगा, लेकिन 5 एम्पेयर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जिस पे वो मेल्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो फ्यूजिंग करंट कहलाता है जिस पे वो मेल्ट हो जाए। ये जो K इंटू डी सर 3/2 ये वाला जो इसका फ्यूज करंट का जो है करंट के लिए के कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये हमारे पास इसकी प्रूफ आगे आ रहा है। तो ये किस तरह हमने निकाला हुआ है, ये प्रूफ आगे आ रहा है, और ये उसका मटेरियल की वैल्यूज दी हुई है K का, तो ये अच्छा कांस्टेंट आगे आ रहा है। कांस्टेंट की भी वैल्यू है पूरी, वो वैल्यू हम देख लेते हैं कि सर किस वैसे तरह। ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, क्या कॉपर वाला? सिल्वर? वो बता तो रहे, इतना बड़ा तो लिखा हुआ है अभी उसमें पढ़ के तो आया सबसे लास्ट। सर ने बताया ये तो है फ्यूज मटेरियल सिल्वर जी। डिस्पाइट इट्स हाई कॉस्ट प्रेजेंट ट्रेंड सिल्वर है सिल्वर। ये। हाँ जी, आप क्या पूछे थे दानियल? सर मैं पूछा था कि जो फ्यूज होता है उसकी जो वायर होती है उसकी थिकनेस और लेंथ डिपेंड करती है करंट रेटिंग के ऊपर, हाँ उसकी ये कि देखो कितना तो, करंट पास होना है उसके ऊपर। हाँ हाँ वो डिपेंड करती है। ये अभी हम आगे वही पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम जब करेंगे ना, हम जब इसको जी जी यानी क्या उसे कहते हैं प्रूव करेंगे, उसमें आप देखोगे लेंथ पे भी डिपेंड करती है, उसके डायमीटर पे भी डिपेंड। ये डी डायमीटर है, ये यहाँ पे लिखा है ठीक जो होगा सर। वे केस कांस्टेंट डायमीटर डी ऑफ द वायर। ये देखो डी डायमीटर है, तो डायमीटर पे डेफिनेटली डिपेंड कर रही है। जी सर ठीक हो ओके गया। ये मैं तो अभी अपने पढ़ना, मैं थोड़ा सा पहले पूछना। ठीक है। जी जी, इसमें ना सेकंड ये जो फ्यूजिंग करंट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, कौन कौन से? मटेरियल, लेंथ, ये लिखा हुआ है, डायमीटर, साइज, लोकेशन ऑफ टर्मिनल। साइज एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल्स का मतलब है टर्मिनल्स के जितने साइज होंगे, जितनी लोकेशन दूर होगी टर्मिनल्स की, उतनी लेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड होगी ना, तो वो लेंथ और साइज भी ये लोकेशन ऑफ जी टर्मिनल्स पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है इसलिए लोकेशन पे भी डिपेंड। प्रीवियस हिस्ट्री, टाइप ऑफ इनक्लोजर क्लोज, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे फ्यूजिंग करंट डिपेंड कर रहा है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? दैट इज मिनिमम करंट ओवर करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। जो हम ऊपर दो चीजें पढ़ के हैं, करंट रेटिंग क्या है, उसकी नॉर्मल करंट वैल्यू जिसको वो यानी लंबे अरसे तक कैरी कर सके, दैट इज करंट रेटिंग, नॉर्मल वैल्यू जिसके लिए डिजाइन हुआ है। और फ्यूजिंग फैक्टर वो मिनिमम करंट जिस पे वो ब्लो आउट हो जाए। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास फ्यूजिंग फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, मिनिमम करंट टू द करंट रेटिंग, तो करंट रेटिंग उसमें रेफरेंस है, उसके हिसाब से कितना मिनिमम करंट ऑफ रिक्वायर्ड, दैट इज बेसिकली फ्यूजिंग फैक्टर। और ये हमेशा मोर देन 1 होगा। क्यों मोर देन 1 क्यों होगा? क्योंकि करंट रेटिंग हमेशा कम होगी। आप फर्ज करो 5 एम्पियर के लिए डिजाइन करते हो अगर, तो आपकी नॉर्मल जो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज है 5 एम्पियर है, लेकिन जो फॉल्ट करंट है, जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है, वो जाहिर बात है इस 5 एम्पियर से ज्यादा होगा, तो फिर ही होगा ना। एक फ्यूज में 5 एम्पियर कैरी करने की सलाहियत है। तो जब आप चाहते हो कि फ्यूज हो, तो फ्यूज जाहिर बात है उस नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा ही होना चाहिए। 7 एम्पियर, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसी है ना बात, समझ आइए? यस सर। इसलिए जब 10 एम्पियर को आप 5 एम्पियर से डिवाइड करोगे
तो 2 आएगा। तो हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि करंट रेटिंग हमेशा कम होगी आपके फ्यूजिंग करंट से। फॉल्ट करंट हमेशा ज्यादा होगा या फ्यूजिंग करंट हमेशा ज्यादा होगा आपकी नॉर्मल वैल्यू से जिसके लिए वो डिजाइन हुआ हुआ है। ओके, अगर फर्स्ट करें 10 एम्पियर के लिए डिजाइन हुआ आपका, करंट रेटिंग 10 एम्पियर होगी, तो फ्यूजिंग करंट आपने रख दिया 5 एम्पियर, तो वो तो नॉर्मल जो आपने जिसके लिए डिजाइन किया उसका भी हाफ हो गया, वो तो नॉर्मल करंट भी कैरी करने की एबिलिटी नहीं रखता। हाँ जी, इसका मतलब है मिनिमम आपका जो फ्यूजिंग करंट है वो हमेशा आपकी करंट रेटिंग से ज्यादा होगा। ओके, स्मॉलर फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब है ग्रेटर डिफिकल्टी इन अवॉइडिंग डिटोरिएशन ड्यू टू ओवरहीटिंग। जितना ज्यादा यानी फ्यूजिंग करंट होगा उतने ही बेहतर तरीके से, जितना करीब होगा ना, फर्ज करें करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज 5 है, आप मिनिमम फ्यूजिंग करंट उसको 6 रख देते हैं, तो आपने कितना गलत ये किया कि 5 एम्पेयर के लिए नॉर्मल करंट था, आपने 6 एम्पेयर के लिए, तो वो तो 5 एम्पेयर अगर नॉर्मल होगा तो इसका मतलब है वो तो थोड़ा सा अगर कोई थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आई तो हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और डिटीरिएशन भी उसमें परमानेंट रहेगी, डैमेज होने का खतरा है। तो इसलिए और बहुत ज्यादा फ्यूजिंग फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस। ओके, फ्यूजिंग फैक्टर से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। यस सर। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट? अब ये हमारे पास ओवरऑल एक बड़ा हेल्दी सा ग्राफ है कि आप फर्ज करें यहाँ पे फॉल्ट आता है 0 एट टाइम 0 पे, उस फॉल्ट ने ये फॉलो करनी है शेप, उस फॉल्ट ने ये वेव फॉलो करनी है, ठीक है, एसिमेट्रिकल करंट है ये। तो अब इसको फॉलो करने के लिए क्या है कि यानी ये आपके पास इसको फॉलो करेगा अगर आपके पास कोई डिवाइस नहीं लगी हुई, प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगी हुई। लेकिन अगर आपके पास फ्यूज मौजूद है तो जैसे ही उसने खास टेम्परेचर तक आया तो कट ऑफ करंट का मतलब वो मैक्सिमम करंट है जिसपे उसने उसको ब्लो आउट कर दिया, फ्यूज को ब्लो आउट कर दिया। तो कट ऑफ करंट वो करंट था मैक्सिमम जहां तक फ्यूज, अब यहां से लेके यहां तक वो फॉल्ट करंट को फ्यूज कैरी कर सकता है, लेकिन कट ऑफ करंट वो है जहां पे उसने ब्लो आउट हो गया और पिघल गया, मेल्ट हो गया और उसने कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ करने की वजह से फिर करंट नीचे आने में भी थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, ये नीचे आने में जो टाइम लेता है इसको हम आर्किंग टाइम कहते हैं। ये वो आर्किंग टाइम है जिसके अंदर उसने बिल्कुल जीरो होना है, तो बिल्कुल ऐसे अब्रप्ट होना, तो आइडियली ये चाहिए आइडियल केस में कि जैसे ही आपका कट ऑफ करंट आए ये, तो ये जीरो यहाँ से हो, इस तरह जीरो, ये यहाँ से ऐसे राइज किया, यहाँ से जीरो हो गया और फिर ये इस तरह होना, तो ये चाहिए आइडियल केस में, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है जिसको हम आर्किंग टाइम कहते हैं। और आर्किंग टाइम से पहले जो होता है इस कट ऑफ करंट को जहाँ पे यानी कट कर दी लाइन, इससे पहले को हम प्री आर्किंग टाइम कहते हैं। और फिर जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम है वो इस आर्किंग टाइम यानी यहाँ से लेके जहाँ पे फॉल्ट आए यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये टोटल ऑपरेटिंग टाइम है। ओके, जिसमें प्री आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम दोनों शामिल है, यानी अगर हमने टोटल आर्किंग टाइम कैलकुलेट करना है दैट इज आर्किंग टाइम प्लस प्री आर्किंग टाइम। तो फॉल्ट तक का प्री आर्किंग टाइम, आर्किंग, टोटल ऑपरेटिंग टाइम, करंट आर्क फिनिशेस यहाँ पे जीरो हो गया दोबारा, तो ये वो है जहाँ पे ये सिमेट्रिकल करंट था जो फॉल्ट करंट, अगर ये ना होता फ्यूज तो इसने ऐसा यानी इसको फॉलो करना था सिमेट्रिकल करंट को, ये कट ऑफ करंट है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डायग्राम है फ्यूज के ऑपरेशन की। रिस्पेक्टिव करंट वो करंट होता है कि अगर आपके पास यानी एक कंडक्टर, हम एक आपके पास जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट है उसको हम एक सिंपल कंडक्टर से रिप्लेस कर दें, यानी कोई भी प्रोटेक्शन ना दें, तो फिर आपके पास क्या करंट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव करंट। प्रोस्पेक्टिव करंट, ठीक है जी। प्रोस्पेक्टिव करंट आपका शोज हाउ, ये फिगर आपको बता रही है फॉल्ट करंट विल बी वेरी हाई, sufficient energy to melt RMS value is known as prospective current। तो ये फर्स्ट लूप ही आपको जो नजर आ रही है that will be called as prospective current, जिस जो नॉर्मल करंट था अगर हम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ना होता तो जिस लाइन को उसने फॉलो करना था। ओके, कट ऑफ करंट आपका कौन सा करंट है, मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आपका फॉल्ट करंट पहुंच सकता है, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू जो एक फ्यूज जहां तक हैंडल कर सकता है जिसके बाद वो ब्रेकआउट हो जाए, जहां पे ब्रेकआउट हो जाए वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक करंट आपका कैरी कर सकता है, ये समझ लें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट जहां तक पहुंच सकता है मेल्टिंग से पहले, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपके करंट रेटिंग पे, पर्सपेक्टिव करंट की वैल्यू पे, एस्टिमेटर पे। अब करंट रेटिंग पे फ्यूज की क्यों डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा मटेरियल, फ्यूज मटेरियल कौन सा यूज किया है, इसलिए करंट रेटिंग उसकी क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड, वैल्यू ऑफ पर्सपेक्टिव करंट, जैसे हमने सिल्वर देखा कि जितना तेजी से करंट, जितना करंट
ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी वो मेल्ट करेगा। मतलब ये है कि 10 एम्पियर करंट के मुकाबले में अगर 20 एम्पियर करंट फॉल्ट करंट आएगा तो 20 एम्पियर फॉल्ट करंट को सिल्वर ज्यादा जल्दी खत्म कर देगा, जल्दी ब्लो आउट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। और ये हमने वैसे टाइम जो रिवर्स करंट टाइम इनवर्स जो रिलेशनशिप था, ये हमने देखा भी था ऊपर, अगर आपको याद हो। ठीक है, याद है ना टाइम करंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स Yes, जो sir. हमने कल देखे भी थे। तो ये वही सेम वही बात। ग्रेटर करंट होगा तो लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा, जितना बिल्कुल। ग्रेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे पास प्री आर्किंग टाइम है, वो टाइम जो फॉल्ट और ये पीछे ग्राफ दिखाइएगा दोबारा, ये वाला ग्राफ कल देखा था याद, उसको वो जो वीडियो अभी आप प्लीज दिखा टाइम रहे थे, ना रेटिंग करो, वाला, टाइम रेटिंग भी वाला। मैंने कंप्लीट करना है, वो देख लो। वैसे एक नजर क्या है इसमें, क्या पूछना है जल्दी से पूछ लो, वो चलें पिछली ठीक है वीडियो फिर में आप, है, क्विकली पूछ लो क्या पूछना है। लास्ट चलें ठीक है वीडियो। ठीक है नहीं नहीं ठीक है। पूछो, अब मैंने ठीक है, नहीं वो निकाली मैंने है, बस उसकी रेटिंग दी। वो 3 फ्यूजेस दिए हुए हैं। हाँ जी, उसकी 60 100 ठीक है वो। प्री आर्किंग टाइम वो टाइम है जब आपका फॉल्ट आता है, आपने देखा होगा जैसे ही फॉल्ट आया वहां से लेके जब कट ऑफ वैल्यू आ गई, जो मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम वैल्यू जहां तक फॉल्ट करंट पहुंच सकता है उस फ्यूज के मुताबिक, ये फॉल्ट करंट में भी कम हो कि आप कोई डिफरेंट मटेरियल यूज करें तो ये कट ऑफ वैल्यू छोटी हो जाए, ठीक है, या कट ऑफ वैल्यू बढ़ जाए अगर डिफरेंट मटेरियल पे। ये वैसे एक जनरल फॉर्म दिखाई हुई आपको। तो फॉल्ट करंट जब स्टार्ट हुआ तब से लेके जब तक कट ऑफ करंट पहुंच गया, जब उसने कट कर दिया, तब तक को हम प्री आर्किंग टाइम कहते हैं, क्योंकि प्री आर्किंग का मतलब अभी आर्क स्टार्ट नहीं हुई। आर्क स्टार्ट नहीं होती क्योंकि जब तक आप आर्किंग से पहले पहले। हाँ जी, आर्किंग से पहले। आर्क तब होती है जब मेल्ट डाउन हो जाए इस केस में, या सर्किट ब्रेकर्स के केस में जब सर्किट ओपन हो जाए, ठीक है। जो इसका मतलब सर्किट ओपन हो गया या फिर मेल्ट हो गया फ्यूज इस केस में, तो फ्यूज मेल्ट हो गया तो आपका आर्किंग टाइम स्टार्ट हो गया जब तक जीरो नहीं हो जाता करंट। तो दैट इज प्री आर्किंग टाइम जब तक मैक्सिमम वैल्यू। आर्किंग टाइम वो है जब आपका मैक्सिमम टाइम आ गया वहां से लेके जब करंट जीरो नहीं हो सकता, तो ये आर्किंग टाइम है, ये प्री आर्किंग टाइम है। और टोटल ऑपरेटिंग टाइम इन दोनों का सामना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग टाइम उसका क्वाइट लो है, 0.02 सेकंड एज कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर। ये भी एक एडवांटेज है फ्यूज का सर्किट ब्रेकर पे, ठीक है। तो आमतौर पे कहते हैं सर्किट ब्रेकर के साथ लो कैपेसिटी अगर हम फ्यूज सीरीज के साथ सर्किट ब्रेकर में लगा दें तो ये भी एक यूजफुल इकोनॉमिकल अरेंजमेंट होती है, ताकि सर्किट ब्रेकर में हम बार बार फिर ऑपरेट नहीं करवाते फिर, ठीक है। जी सर। जी सर। ब्रेकिंग कैपेसिटी, आफ्ताब, अभी इसको ना जी दोबारा जी। ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, लेस देन 1 मिनट रह गया। ओके सर। ठीक है आफ्ताब, तुम